नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीनो न्यूज में। आज हम मौजूद हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को लेके। तो मैं बता दूं, जैसा कि ठंडक हो चुका है, ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक का डर बढ़ जाता है। तो आखिर ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या, इसे हम कैसे पहचानें और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद हम क्या करें? तो इन्हीं सब का जवाब आज हम ढूंढने आए हैं यथार्थ हॉस्पिटल में। पुनीत राणा जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, और आपने जो है इनको जो है पिछले 15 साल का अच्छा खासा अनुभव है, और इससे पहले वो कई अच्छे मेडिकल संस्थानों से जुड़े रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत राणा। डॉक्टर राणा, स्वागत है आपका ग्रीनो न्यूज में। नमस्ते जी। तो ठंडक आ चुकी है और बढ़ ही रही है, ऐसे में बीपी के भी पेशेंट हैं और भी कई तरह के पेशेंट हैं। तो ये ब्रेन स्ट्रोक एक शब्द है जिसका होने का खतरा होता है या लोगों को हो जाता है, तो वो लोगों ना हो, इसी सब पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी एंटिटी है जिसमें जो आपकी खून की नसें हैं, जो आपके दिमाग में रक्त सप्लाई कर रही हैं, उसमें क्लॉट जम जाता है। और क्लॉट जमने की कंडीशन में जो उस लेवल के आगे जो रक्त का संचार है वो हो नहीं पाता है। तो जो भी आपकी ब्रेन की कोशिकाएं हैं, वहाँ तक आपका खून नहीं पहुँच पाता है, ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। इस कारण वो कोशिकाएं आपकी निष्क्रिय हो जाती हैं। इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्लॉटिंग में जम जाता है खून, और उस कारण खून जो रक्त है, जो हमारे शरीर में एक संचार का माध्यम संचार करता है, एनर्जी लाता है, वो रुक जाता है और वो खास अंग जो है काम करना बंद हो जाता है। तो हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने एक बताया, ब्लड प्रेशर के मरीज, इसके अलावा और कौन कौन से मरीज हैं जिन्हें ये खतरा रहता है? और ठंडक भी है, ठंडक में ये ज्यादा सुनने को मिलता है कि स्ट्रोक हो गया जी। हालांकि गर्मी का भी एक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा। तो ये किन लोगों को होने का ज्यादा खतरा होता है, कौन लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे? इसको अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपके क्लॉट जमने की क्षमता को, आपके रक्त के, उसको बढ़ा दे, जैसे आपकी डिहाइड्रेशन हो गई है, या कई व्यक्तियों को कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है जिनके कारण उनका रक्त जो होता है बहुत ही गाढ़ा होता है। इसके बाद आप पानी कम पीते हैं, सर्दियां जब होती हैं तो आप पानी निश्चित तौर पे कम पीते हैं, वो भी एक कारण होता है जिससे कारण कि आपका जो है स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा जो आपके प्लाक्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के, आप देखते हैं जो आपकी गर्दन की नसें होती हैं उसमें प्लाक्स जम जाते हैं, और वहाँ से प्लाक्स टूट टूट के आगे जाते हैं, उसके ऊपर आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो जम जाते हैं, उससे क्लॉट हो सकता है। इसके अलावा कुछ हृदय की अनियमितताएँ होती हैं जिसके कारण आपके जो वैल्व्स होते हैं वो एक अनियमित तरीके से फड़कते हैं, उसके कारण भी आपके क्लॉट्स बन सकते हैं। ये सब प्रमुख कारण हैं जिससे कारण कि जो क्लॉट बनते हैं और आपके दिमाग के अंदर जाते हैं और एक रक्तवाहिनी नलिका का जो है ट्रैफिक वो जाम कर देते हैं, और आपको स्ट्रोक के रूप में आपके सिम्टम्स नजर आते हैं। तो मैं बता दूं दर्शकों, हम आज चर्चा कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुनीत राणा जो यथार्थ अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट सर्जरी है ये, सर्जन है ये, और चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं स्ट्रोक पे ही। तो अभी तक हमने जाना, इसके आगे का जो प्रश्न डॉक्टर साहब मेरा ये है कि आखिर जैसे घर में किसी को हुआ, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन होता ही है, तो होता है, तो इसको कैसे हम डायग्नोस करें, कैसे पहचाने कि स्ट्रोक है? और एक गोल्डन आवर्स, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, एक गोल्डन आवर्स होता है, मतलब कि आपको जैसे स्ट्रोक हुआ तो अस्पताल तक हम कैसे, कितने देर में पहुंचे। तो गोल्डन आवर्स क्या है ये बताइए, और उसके पहले ये बताइए कि हम पहचाने कैसे कि ये स्ट्रोक हुआ है हमारे मरीज को। कॉन्ट्रारी टू द पॉपुलर बिलीफ, ये जो बीमारी है ये एक रेयर बीमारी नहीं है, इट्स अ ग्लोबल किलर। अगर 100 व्यक्तियों की मृत्यु होती है हमारे पूरे संसार में, उसमें से 30 व्यक्ति जो हैं स्ट्रोक के कारण वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इट्स अ ग्लोबल किलर जी। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और इससे कारण हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग इसके लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान लें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इसमें एक स्वर्णिम पीरियड, गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें कि अगर आप हॉस्पिटल में आ पाएँ तो आपका पूरी रूप से संभव है कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आप गोल्डन आवर्स के बाद में आते हैं तो कुछ डैमेज ऐसा होता है जो आपको हो जाता है और वो वापस नहीं आ सकता है। इसके लक्षण जो होते हैं, सबसे पहले ये होते हैं कि एकदम से व्यक्ति का जो चेहरे का एक पार्ट है वो लटक जाता है, अथवा उसके हाथ या पाँव में एकदम से पावर चली जाती है, या वो एकदम से बोलना बंद कर देता है, एक तरह से उसका जो सलाइवा है वो ड्रिबल करना शुरू कर देता है। ये प्रमुख लक्षण है जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को स्ट्रोक होने की संभावना है।
जब भी आपको इस तरह के लक्षण होए तो आप कृपया करके एक ऐसे संस्थान की तरफ तुरंत रवाना हो जाएं जहां पे आपके पास सीटी स्कैन है, जहां पे आपके पास एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन है, और प्रेफरेबली जहां पे आपके पास एक कैथ लैब है। कैथ लैब एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप अपनी जांघ से तार डालकर, मरीज की जांघ से तार डालकर उसके दिमाग में पहुंचकर वहाँ पे एक स्टेंट डाल के उस क्लॉट को एकदम से खींच के बाहर ला सकते हैं, और एक व्यक्ति जो कि मृत्यु शैया के ऊपर पड़ा होता वो इतना ठीक हो जाता है कि शाम को आपके साथ चाय पी सकता है और 1-2 दिन के अंदर उसका डिस्चार्ज हो सकता है। जी। तो ये जो ड्रामेटिक जो आप चेंज देखते हैं ये उन्हीं हॉस्पिटल्स में संभव है जहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। तो बात की जाए इसी अस्पताल की, आपके यथार्थ अस्पताल ग्रेटर नोएडा जो ओमेगा में स्थित है ग्रेटर नोएडा के, तो यहाँ पे कोई इस तरह का मरीज आता है तो उसको आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे है आपके यहाँ? मरीज हमारे पास जब भी आता है वो हमारे पास इमरजेंसी में अपने आप को प्रेजेंट करता है। इमरजेंसी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने उनको इस चीज़ के बारे में एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दी है कि वो स्ट्रोक को पहचान सकें। हम लोगों की इमरजेंसी की संरचना इस तरह की है कि जैसे ही मरीज आएगा तुरंत के तुरंत उसका बीपी लेकर, उसका पल्स लेकर मुझे एक व्यक्ति फ़ोन कर देगा, दूसरा व्यक्ति उसका सीटी स्कैन का पर्चा भर देता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास घड़ी जो स्टॉप वॉच है चलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे स्टाफ वगैरह भी लग जाते हैं, पूरा फैसिलिटी आपके पास एक घड़ी लग जाती है कि आपके पास मरीज इस समय पे आया, और जब उसका ट्रीटमेंट हो गया वो जो समय है, जितने भी इंटरनेशनल सेंटर्स हैं वो 45 मिनट्स के आसपास। और रात को इमरजेंसी में रात में भी डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं? एब्सोल्युटली 24 घंटे हमारी इमरजेंसी काम करती है, और जो भी न्यूरोसर्जन यहाँ पे उपलब्ध होता है वो 24 घंटे के लिए उपलब्ध होता है जी। और उसकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स के लिए होती है, उसमें कोई विलम्ब नहीं होता है। और जब तक वो व्यक्ति आता है न्यूरोसर्जन, तब तक आपके जो 5-7 मिनट हैं उस समय का सदुपयोग करने के लिए, उस समय तक आपका सीटी स्कैन हो जाता है, पल्स बीपी ले लिया जाता है, जो प्रिलिमिनरी आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भेज दी जाती हैं। तो जैसे ही हमारे पास व्यक्ति आता है उसका पर्चा भर के उसके लक्षण पहचान कर उसको सीटी स्कैन के लिए रवाना कर दिया जाता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं हम लोग फटाक से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि उसको कब ये सिम्टम्स हुए, उसके अनुसार हम लोग पता करते हैं कि क्या ये व्यक्ति गोल्डन पीरियड्स के अंदर है या नहीं। जी जी। इस बीमारी में अगर आप एक जो आपकी निश्चित जो आपकी ट्रीटमेंट होनी है अगर वो 4.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है तो ये संभव है कि व्यक्ति पूर्ण रूपेण वापस आ जाए। 80% चांसेस हैं कि वो व्यक्ति वापस आ सकता है। तो ये तो हमने जाना स्ट्रोक होने पर हम क्या करें। अब ट्रीटमेंट हो गया तो कई लोग का देखा जाता है कि जैसा आप गए थे, कई लोग का वापस आ जाता है पूर्णतया, कई लोग जो है पैरालिटिकल स्टेज में चला जाते हैं, फालिज मार देते हैं। Absolutely. तो क्या करें, उनके लिए क्या सजेशन है, और जो लोग ठीक हो गए रिकवर हो गए उनके लिए क्या सजेशन है आपका? एब्सोल्युटली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के अंदर सभी व्यक्ति पूरी तरह से वापस क्यों नहीं आ पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ स्ट्रोक्स जो आपके होते हैं वो बिल्कुल उनकी कंसिस्टेंसी जो क्लॉट होता है बिल्कुल एक जैम की तरह होता है, तो उसको जब हम लोग अपने उपकरण वहाँ पे लेके जाते हैं उसको सोखना आसान है। कुछ ऐसे होते हैं जिससे प्लाक जमा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि हमारे पास जो है 4.5 घंटे के बाद में उपलब्ध होते हैं। इन दोनों मरीज़ों में जो है आपके अंदर कुछ डैमेज रह जाता है, जिसमें उनका हाथ या पाँव या एक तरफ का काफ़ी हिस्सा या आपका जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन में अगर है तो वो तो बहुत ही सीरियस एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आपके कुछ रेजिडुअल डेफिसिट्स रह जाते हैं, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक तरफ का आपका जो ट्रैफिक है वो जाम हो गया रक्तवाहिनी नलिका का, दूसरी तरफ से थोड़ा सा ट्रैफिक आपका अवेलेबल होता है। उसके बाद जो आपका दिमाग का हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है, उसके आसपास के जो हिस्से होते हैं जी, उसका फंक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तो आपकी 15 से 20 से 25% आपकी रिकवरी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपका कोलैटरल सर्कुलेशन कितना है। इसके अलावा आपको नर्सिंग केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये सब करने के बाद मेरे ख्याल में 60 to 70% बंदे आपके अगले 1 या 2 साल के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सोशली। लेकिन फिर भी काफ़ी सारा ऐसा चंक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 30% जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इट इज़ स्टिल अ वेरी बिग ग्लोबल किलर सर। अभी लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा, क्या सावधानियां बरते हैं और जिन लोगों को खतरा होता है जैसे बीपी पेशेंट एंड अंदर कि स्ट्रोक से आप बच सकें? बिल्कुल, जो आपके पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपका बीपी ज़्यादा है
जिनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब अनुवांशिक उनको जो है रिस्क है इस चीज़ का, उनके परिवार में किसी को ऐसा हुआ है। इसके अलावा जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहते हैं, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, जिन व्यक्तियों को ऐसी कुछ बीमारियां जिससे आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जो व्यक्ति बहुत समय तक पानी नहीं पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में अथवा बहुत ज़्यादा सर्दी में काम करते हैं, इन लोगों को स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। इन लोग बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर ना जाएं, एक सम एटमॉस्फेयर में रहें। यानी सम एटमॉस्फेयर लड़ से कि 20 डिग्री टेम्परेचर से लेके 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहें, जो कि आपके शरीर के लिए प्लेजेंट रहे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके पसीना बहुत ज़्यादा आ जाए अपने आप को, उस कंडीशन में आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन से आप दूर रहें। इसके ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रोक से बचा सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के अंदर वास्तव में एक ऐसा रिस्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उसको हम लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ खाने के लिए शुरू करते हैं जिससे उसका खून जो है पतला हो जाए और क्लॉट बनने की संभावना उसकी कम हो जाए। तो ये वेरियस स्ट्रैटेजीज हैं सर। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे ग्रेन न्यूज में आए और ये जानकारी दी स्ट्रोक से समझ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो तो आप थे डॉक्टर पुनीत राणा, जो यथार्थ हॉस्पिटल में सीनियर न्यूरोलॉजी सर्जन हैं, और साथ ही आप जो है पिछले 15 वर्ष से इनका एक्सपीरियंस भी रहा है और अच्छे संस्थानों से, मेडिकल संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे स्ट्रोक के बारे में। तो उम्मीद है आपको इसमें अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो इस वीडियो के जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर तत्काल मिलेगा। और हम ये सीरीज जारी रखेंगे आगे भी, न्यूरो से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो स्पाइन हो और अन्य तरह की, तो उस पर हमारा ये सीरीज एक चलेगा। और इस वीडियो को आप अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर चला के आप देख सकते हैं। और इस चैनल को, हमारा ग्रेन न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें। जो भी नया अपडेट्स है न्यूज का और मेडिकल रिलेटेड जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।